नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार 20 बाजार से। दोस्तों, आज का विशेष समाचार आपके बच्चों के भविष्य के लिए और यहाँ चैतन्य एकेडमी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे रीट परीक्षा के लिए, व्याख्याता तैयारी के लिए, उसके लिए यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, बाहर से आए हुए शिक्षाविदों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आइए दिखाते हैं इस कार्यक्रम की आपके लिए कुछ विशेष झलकियाँ। चैतन्य एकेडमी की सेमिनार शिक्षक भर्तियों के लिए भरतपुर में रोहित सर, लेखक एवं प्रवक्ता इतिहास के निर्देशन में एक सेमिनार का आयोजन करवाया गया, जिसमें जयपुर एवं जोधपुर के विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा रीट मुख्य परीक्षा एवं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए और क्या पढ़ा जाए आदि के संदर्भ में कुछ विशेष बातें बताई गई। संचालक एवं व्यवस्थापक भारत सोगरवाल द्वारा मुख्य अतिथि अशोक पारिक का, मनोवैज्ञानिक एवं स्कूल मैनेजमेंट के विशेषज्ञ एस यादव सर, पॉलिटिकल साइंस विशेषज्ञ जितेंद्र यादव सर एवं शिक्षण विधि विशेषज्ञ जीपी सर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का प्रारंभ किया गया। अपने व्याख्यानों के द्वारा विद्यार्थियों को मोटिवेशन करते हुए उन्होंने रणनीति के साथ पढ़ने के टिप्स बताए। अंत में धीरेज सिंह सर द्वारा भरतपुर में पधारे एवं जयपुर के टीचरों के लिए प्रतीक चिन्ह देकर सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। विष्णु शर्मा सर, रामगोपाल शर्मा, वीपी सर, हेमंत सर, यशपाल सर सभी ने मुख्य भूमिका निभाई। अंत में व्यवस्थापक भारत जगीना के द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन कर सेमिनार का समापन किया गया और बताया कि चैतन्य एकेडमी कोचिंग भरतपुर में 1 मार्च से रीट मुख्य परीक्षा एवं स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर के ऑफलाइन बैच एवं टेस्ट सीरीज प्रारंभ किए जाएंगे। दोस्तों, आइए दिखाते हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस समाचार को आप जरूर देखें। तो सर ने बच्चों ने कहा कि हाँ सर हमने सुना है। तो यही वो पारिक सर है जो साइकोलॉजी में भरतपुर में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सफलता के पद पर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में विराजमान हमारे भाई जितेंद्र यादव जी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक हेल्थ के विशेषज्ञ, विशेष ज्ञाता, राजनीति और प्रशासन के जाने विष्णु शर्मा जी आए और इनका माला पहनाकर, साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। जितेंद्र यादव जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, आप पधारे और हमारी बात केवल कॉल पर नहीं है, आज साक्षात दर्शन होने तो साइकोलॉजी के लिए, सॉरी मेथड्स के लिए, क्योंकि मेथड्स की तालियां बच्ची लेने के लिए विद्यार्थियों को हमारे मार्गदर्शन करें, जिससे कि आपके से तो मैं कई बार आया, पहली बार ब्रजभूमि पर एक शिक्षा की दृष्टि से, और यहाँ के मैंने जीवन में सबसे ज़्यादा यदि बच्चे पढ़ाए हैं तो यहीं के पढ़ाए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी मैंने कक्षाओं में देखा तो यही देखा कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो अपनी इसी ब्रजभूमि से, तो उसी ब्रजभूमि को मैं एक बार फिर नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान मेरे साथी पारिक जी, जितेंद्र जी, जेपी जी, रोहित सर और मेरे साथी विद्वान साथी, आप लोगों को देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा है कि कई बार जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हमारे पास देखिए ये तो सोच लेते हैं कि हमें तैयारी करनी है, ये नहीं सोच पाते कि हमें कैसे करनी है। क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ तो मैनेजमेंट की ही बात करूँगा, और मैंने मैनेजमेंट के ऊपर जो पहली किताब लिखी थी तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस मैंने मैनेजमेंट पे ही किया कि व्यक्ति का जीवन का मैनेजमेंट नहीं है, उसके सीखने का मैनेजमेंट नहीं है, सिखाने का मैनेजमेंट नहीं है, घर का मैनेजमेंट नहीं है, अपने एटमॉस्फेयर का मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए।
और उन्हीं बिंदुओं पर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैनेजमेंट के अंदर यदि देखा जाता है तो मैं सबसे पहले देखिए एक उद्देश्य की बात करता हूँ। हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। आज हमारा जो बेरोजगार युवा है वो सबसे ज़्यादा देखिए भटकता है। उसके सामने आए दिन बहुत सारे रास्ते होते हैं कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। अभी तृतीय श्रेणी की भर्ती, जैसे अभी आपके सामने पात्रता परीक्षा, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड है, फिर तृतीय श्रेणी की भर्ती आ सकती है, सेकंड ग्रेड की डेट आ सकती है, पटवार हो सकता है, पुलिस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। हमारा जो देखिए युवा है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे जाना कौन सी राह। जो भी देखिए फॉर्म निकलते वहीं अप्लाई कर देता है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ो बस, और एक अच्छे मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, एक परिवार में एक लग गया, दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लग गया। उसका परिणाम यह है कि सारे लोग सफल होते कैसे चले जाते हैं। उसके पीछे है उनका उद्देश्य। वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और किस राह पर हमें जाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के पुराने पेपर हुए हैं उनकी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। मैंने अपने आप को देखिए कभी असफल नहीं रहा। मैं जो सफल हुआ हूँ कभी भी, जिस भी एग्जाम में बैठा हूँ, क्योंकि मैं बड़े स्ट्रेटेजी से, बड़ी रणनीति से देखिए अपना काम करता था। जल्दबाजी कभी नहीं करता। आजकल बच्चों से जब मैं मिलता हूँ, क्योंकि योजनाएं तो होती नहीं है, इधर बीएसटीसी कर रहे हैं और उधर बीए के फॉर्म अप्लाई कर देते प्राइवेट। अब बच्चे कहते सर 2-2 डिग्रियां एक साथ लेगी, कौन सी मान्य होगी? इतनी भी क्या जल्दी है भाई कि हम एक साथ 2-2 डिग्रियां लेने की सोच रहे हैं? एक बार में एक ही काम करिए ना बहुत अच्छे से। आप कैसे नहीं होंगे सफल जब एक काम को आप सही तरीके से करेंगे। इसलिए मेरा देखिए मैनेजमेंट का पहला उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए हमारे पास। लक्ष्य तो हम निर्धारण कर लेते हैं लेकिन साधन नहीं होते हमारे पास। एक अच्छा टीचर भी चाहिए, एक अच्छा गाइड भी चाहिए, एक अच्छा मित्र भी चाहिए जो हमें हर तरह के रास्ते दिखाए, क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा होता है। आज यदि इस मोबाइल की दुनिया में देखते हैं, डिजिटल की दुनिया में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा भटकाव इसी के कारण है। 2 मिनट पढ़ते हैं, तीसरे मिनट मोबाइल पे ध्यान चला जाता है। और वो सारे एआई बेस है। जिस चीज को हम देखते हैं वो उसी तरह की चीजें और ज्यादा दिखाता है हमें, और ज्यादा भटकाव की स्थिति होने लग जाती है। तो हम लक्ष्य से भटक जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले जरूरी है लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतना ही अच्छे देखिए, जितना अच्छा लक्ष्य हमने देखा है उतने अच्छे साधन होने चाहिए, उतने पवित्र साधन होने चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उस लक्ष्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप जाना चाहते हैं, मैं कहता हूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके लिए अब तक परीक्षा में जितने भी सवाल आए हैं उनकी स्टडी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पहले ये तो जानो कि पेपर जो बना रहा है उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछ रहा है और कहां से पूछ रहा है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है। इसलिए देखिए, जब भी मैं किताब लिखता हूं सबसे पहले अब तक परीक्षा में आए हुए सवालों का एनालिसिस करके देता हूं। कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे अब तक एग्जाम में और किस तरह की वो सवाल वहां से पूछ रहा है। इन चीजों से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमें जीवन में सफल बनाती है, आगे बढ़ाती हैं, और तभी हम देखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसी हमारी परीक्षा प्रणाली है उसी परीक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें। हम पढ़ते हमेशा डिस्क्रिप्टिव हैं, एक दिन पेपर देते हैं वस्तुनिष्ठ, तो देखिए निर्णय लेने की क्षमता कहां से डेवलप हो पाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बच्चे को 2-2 उत्तर नजर आते, कभी 3-3 नजर आते, और बच्चा देखिए सबसे ज्यादा दुविधा में यही होता है कि 2 उत्तरों में से भी वो एक बेस्ट को कैसे चुने। अगर 2 में से वो चुनने की बात आती है, प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि 50% सही होने के चांस और 50% गलत होने के चांस है। वस्तुनिष्ठ जो प्रणाली है, इसके दोषों को दूर करने के लिए उसमें नेगेटिव प्रणाली को अपना लिया गया ताकि उसमें दोष कम हो जाए। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे देखिए दोष आने लगे, तो उसके अंदर एक चीज को और अपनाया गया, और वो अपनाया गया वो है कि प्रश्नों के प्रकारों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं लाना। टेस्ट में एक्यूरेसी है या नहीं है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, इन चीजों पर हम फोकस करते हैं। हिंदी में कहें तो हम इसको वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, इन चीजों पर सबसे ज्यादा। और अब तो धीरे धीरे देखिए चीजों के पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं, सवालों के तरीके भी बदलते जा रहे हैं कि अब पूछने के अंदर जटिलताएं आने लगी हैं, और हमें तो ऐसे लगने लगा है कि सारे ही ऑप्शन सही होते हैं।
उनमें से भी बेस्ट निर्णय को चुनना, ये वस्तुनिष्ठ प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा चैलेंज है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? सारे दिन भर हम पढ़ते ही देखिए डिस्क्रिप्टिव मैटर को है। दूसरा, सवालों में अप्लाइड चीज़ों को पूछा जाना शुरू कर दिया गया है। अब जो परीक्षा प्रणाली आ रही है उसमें कि हम किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं उसका व्यवहारिक जीवन में क्या यूटिलाइज है। जैसे एनसीएफ 2005 में कहा था कक्षा कक्ष को बाहरी जीवन से जोड़ना और परीक्षा प्रणालियों को लचीला बनाना, उन्हीं सब का परिणाम है कि आज अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो कुछ लीक से हट के आते हैं कि व्यवहार के अंदर उन चीज़ों का क्या या व्यवहारिक जीवन में उनका क्या उपयोग है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए समर्पण भाव बहुत जरूरी है। पहला तो देखिए हमारे पास हमारे लक्ष्य के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ उसका प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सी विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है कि हमारे पास बेस्ट लिटरेचर है भी या नहीं है। अगर बेस्ट लिटरेचर है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर लिटरेचर बेस्ट नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लिटरेचर ऐसा मिलेगा जिसमें सत्यता कम है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। तो उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि जो मेरे पास लिटरेचर है वो बेस्ट है या नहीं है, क्या मेरे एग्जाम के क्वेश्चनों को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल दिया जाता है अर्जुन का, कि कहते हैं कि सबसे अच्छा जो शिष्य था अर्जुन था। उसके अंदर देखिए समर्पण भाव था, अपने गुरु के प्रति एक लगन थी और उसको हमेशा अपना एक लक्ष्य था। अब देखिए उसी का एक किस्सा बताया जाता है अक्सर कि अर्जुन देखिए पढ़ रहे थे, जो भी उनको देखिए जो दिया जाता था उस समय, तो वो उस चीज़ को देखिए अच्छे से याद कर रहे थे, मनन कर रहे थे और उन चीज़ों को इतने डेडिकेट होकर कार्य करते थे कि उसको हमेशा अपना लक्ष्य दिखाई देता था। एक घटना बताई जाती है कि खाना खा रहे थे अर्जुन। खाना देखिए उस समय लाइट तो हुआ नहीं करती थी, लैंप या चिमनी हुआ करती थी, हवाएं तेज चल रही थी। खाना खाते खाते अचानक से देखिए हवा का एक तेज झोंका आया और जो उनकी जो लाइट के लिए चिमनी, लालटेन, जो भी व्यवस्था, मसाल जो भी थी वो बुझ जाती है। अब जैसे ही बुझ गई तो क्या हम अपना खाना बीच में छोड़ देते हैं क्या? अंधेरे में भी हम सोचते हैं कि खाना तो पूरा कर ही लेते हैं, और वो देखिए अंधेरे में भी अपना खाना खाते रहते हैं। तब उनसे पूछा गया कि ये अंधेरा हो गया था और आपने अपना खाना बीच में क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने कहा कि खाना बीच में कैसे छोड़ते, क्योंकि ये मेरा पहला ध्येय था कि जो मुझे काम करना है वो काम करना ही है। ये मेरा लक्ष्य था इस समय कि मुझे भोजन करना बड़े शांति से। ये तो भौतिक बाधाएं आती और जाती रहती हैं। आज हमारे बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति हो गई है, घर में पढ़ रहे, लाइट चली गई तो हंगामा मचा देते हैं, लाइट गई अब नहीं पढ़ना, छुट्टी। आप सोच के देखिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं और उस समय बीच में अंधेरा हो जाता है तो क्या खाना छोड़ के भग जाते हैं आप? लेकिन हम हमारी पढ़ाई को बाधित कर देते, छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के आधार पर छोटे छोटे बैरियर्स आते हैं। मैं अपने जीवन का देखिए, मैं कभी असफल नहीं रहा। मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है, मेरी एक ही बहन है, मैं उनकी शादी में नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे सामने मेरा लक्ष्य था, 2 दिन बाद मेरा एग्जाम था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा जो ऐसा निर्णय जो मैंने लिया था दृढ़, और मैंने शादी को अवॉइड किया। मैं सोचा कि बहन की जो सहायता करनी है वो तो जीवन में मैं फिर भी कर दूंगा, लेकिन सामने मेरा लक्ष्य था, मैं पहले अपने लक्ष्य को। लेकिन ज़्यादातर लोगों में मैंने भटकाव की स्थिति ज़्यादा देखी है, पहले भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपने लक्ष्य को कम देते हैं। और मैं हमेशा देखिए एक ही बात कहता हूँ, जैसे पीटर ड्रैकर का नाम सुनेगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने कहा कि लक्ष्यों का प्रबंधन करना सीख लो, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा। और मैं अपनी एक ही बात कहता हूँ कि जिसने लक्ष्य को मैनेज कर लिया वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और उसको मैनेज नहीं किया वो पीछे रह जाते हैं। आज बच्चों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हर तरह से बच्चे संपन्न हैं, हर बच्चे की पहुँच के अंदर शिक्षा हो गई है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। कोई ऐप से पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन क्लासों से पढ़ रहा है, अच्छे टीचर उनके पास अवेलेबल हो गए, तो सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो आप ही का सिलेक्शन क्यों हो? आप में ऐसी स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं और बच्चों से अलग क्यों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े होंगे, सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहती है, कट ऑफ सारी वहीं रहती है। तो सारे बच्चे उसी कट ऑफ के पास रहते हैं, तो आपका ही चयन क्यों हो? आप उस भीड़ से अलग क्यों आए? तो आपको देखिए कुछ अलग से करना ही पड़ेगा, और आपको अपनी तैयारी भी अलग तरह से करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप में समर्पण भाव।
पहला लक्ष्य, फिर मैंने दूसरा बताया बेस्ट लिटरेचर हो, और तीसरा क्या हो, समर्पण भाव हो। और ये चीज़ें कहने में आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन इन चीज़ों के लिए त्याग करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। आज भी मैं मेरी किताब लिख रहा था, फाइनल टच दे रहा था, मुझे रोहित सर, जितेंद्र जी, पारिक जी ने कहा कि नहीं आप ब्रजभूमि पे चलो, आ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसी पावन भूमि पर कभी कभी अवसर मिलते हैं। तो मैं मेरी किताब को देखी, बीच में पेंडिंग छोड़ के आया था और उस काम को पूरा करना था, क्योंकि मुझे सबसे दोस्तों, चैतन्य एकेडमी द्वारा आयोजित इस सेमिनार में हमें जियोग्राफी के शिक्षाविद मिले और हमने इनसे जानकारी लेना चाहा और इन्होंने क्या कहा आप सुनते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया हो जी। बीच बाजार चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा चैनल है और सारी घटनाएं सत्य और आधारित बताता है। आज हम चैतन्य एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हैं और चैतन्य एकेडमी की सेमिनार हो रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है। और इसी के बारे में मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ फर्स्ट ग्रेड RAS से लेकर के सारे फाउंडेशन कोर्सेज प्लस आपकी रीट, शिक्षक भर्ती, सभी भर्तियों की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। आज हमारी जो सेमिनार है उसमें आपके SS यादव सर, जितेंद्र सर, अशोक पारिक सर, बहुत सारे शिक्षाविद जो हैं उन्होंने भाग लिया है और वो बच्चों को अपने ज्ञान से सभी बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और रोहित सर के मार्गदर्शन में चैतन्य एकेडमी भरतपुर एकता विहार में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। और रोहित सर के द्वारा ही इस सभी प्रबंधन की व्यवस्था की गई है कि जितने भी शिक्षाविद बाहर से आए हैं, चाहे वो SS यादव सर हों, चाहे अशोक पारिक सर हों, चाहे जितेंद्र सर हों, और उनके बहुत सारे जो साथीगण हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं सेमिनार में, और बहुत सारे बच्चों ने इस सेमिनार में भाग लिया है। अभी सेमिनार चल रही है और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी तैयारी करते हैं, उन सभी तैयारियों में सर्वश्रेष्ठ जो तैयारी होती है वो केवल और केवल एक ही स्थान पर मिल सकती है आपको, और वो है आपके चैतन्य एकेडमी प्लेटफॉर्म। चैतन्य एकेडमी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बीच बाजार के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाचार बाजार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार आकर देखिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए। और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं चैतन्य एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने बहुत सारे विकल्प रखे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन है। दिव्यांगजनों के लिए भी फीस में रियायत दी गई है, छूट दी गई है। कुछ इस प्रकार के बच्चे जो फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए भी कुछ रियायत दी गई है। और रोहित सर के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है उसके लिए मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। रोहित सर का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, धीरी सर का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, भारत सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए एक बार थैंक यू और नमस्कार। बिग बाजार चैनल, थैंक यू। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बाहर जाकर वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते और अवसादग्रस्त हो जाते हैं, इससे सब बढ़िया बात और क्या होगी कि आपको आपके शहर में इतनी अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। आप एक बार आकर यहाँ मिले ज़रूर। वो बात की बात है कि आप एडमिशन करवाएं ना करवाएं, वो आपकी संतुष्टि के ऊपर है। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार आप यहाँ जरूर आएँ। और दोस्तों, धीरज सर से और बात कराते हैं। सर बताइए कुछ। सभी को नमस्कार। और इस चैनल पर जो भी अभ्यर्थी या गार्जियंस अगर इस चैनल को देख रहा है, इसके माध्यम से मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि अब हम वर्तमान में मुरली प्लाजा मैरिज होम में जो एक व्याख्याता परीक्षा के लिए, जो कि फर्स्ट ग्रेड कहते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, और रीट जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती हैं, जैसे मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी, तो उसके महान विद्वान, क्योंकि हमारे भरतपुर धौलपुर से आम बात क्या बन गई है कि अपने बच्चों को जयपुर भेजना या जोधपुर भेजना, बहुत बड़ी संस्थाओं के नाम लिया जाता है, अखबारों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से अपने बच्चों को क्या है कि वो जयपुर खर्चा करते हैं। और अमूमन देखा गया है एक बच्चे का खर्चा करीब बड़े शहरों में 15,000 रुपये आता है। तो वो बच्चे अपने जो भरतपुर धौलपुर और जो पास के बच्चे हैं वो बाहर ना जाके यहीं उन टीचरों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अशोक पारिक जी हैं, साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, SS यादव हैं, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास उनकी बुक मिलेगी और वो इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। और 1 मार्च से हमारा रीट का बैच जो है वो चल रहा है। उसमें भी हमने चैतन्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को 2 सुविधा की गई हैं कि अगर कोई विद्यार्थी अगर किसी दिन एब्सेंट रहता है तो अपने ऐप में जाकर वो उस दिन की क्लास ज्वाइन कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि ऑफलाइन फीस के साथ उसको ऑनलाइन फीस भी ऑनलाइन जो है उसको फ्री मिलेगा।
तीसरी बात इसमें क्या है, जो भी बच्चे हैं जो बीपीएल में कम हैं, मतलब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी फीस में बहुत छूट दी गई है। मैं भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही बिजी समय में यहाँ पर वो आए और हमारे जो सेमिनार का उसका लाइव किया, हमारे विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। तो दोस्तों आप आइए एक बार इनसे विचार विमर्श कीजिए और अपने बच्चों को कि जो भविष्य है उसको उज्जवल कीजिए। धन्यवाद।